वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पाइपलाइन टाइप्स के बारे में। पाइपलाइंस आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस एंड अरिथमेटिक पाइपलाइंस। पाइपलाइंस को सामान्य तौर पे दो क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन और अरिथमेटिक पाइपलाइन। ए पाइपलाइन इन ईच ऑफ these classes can be designed in two ways, static और डायनेमिक। एक पाइपलाइन को इन प्रत्येक क्लासेस में दो तरीकों से डिज़ाइन किया जा सकता है, स्टैटिक या फिर डायनेमिक। ए स्टैटिक पाइपलाइन कैन परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन सच एज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एट अ टाइम। एक स्टैटिक पाइपलाइन परफॉर्म कर सकता है केवल एक ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन एक समय में। द ऑपरेशन ऑफ ए स्टैटिक पाइपलाइन कैन ओनली बी चेंज्ड आफ्टर द पाइपलाइन हैज़ बीन ड्रेन्ड। किसी भी स्टैटिक पाइपलाइन का ऑपरेशन तभी चेंज हो सकता है जब पाइपलाइन ड्रेन्ड हो जाए। ए पाइपलाइन इज सेड टू बी ड्रेन्ड व्हेन द लास्ट इनपुट डेटा लीव द पाइपलाइन। अब यहाँ पर एक नया टर्म आ रहा है, पाइपलाइन हैज़ बीन ड्रेन्ड। एक पाइपलाइन को कहा जाता है ड्रेन्ड जब लास्ट इनपुट डेटा पाइपलाइन को छोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर ए स्टैटिक पाइपलाइन दैट इज एबल टू परफॉर्म एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक स्टैटिक पाइपलाइन जिसमें कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किया जा सकेगा। ईच टाइम दैट द पाइपलाइन स्विचेस from a multiplication operation to an addition operation, it must be drained and set for the new operation। प्रत्येक बार जब पाइपलाइन स्विच होगा एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से एडिशन ऑपरेशन पे, तो इसे ड्रेन करना पड़ेगा और सेट करना पड़ेगा नए ऑपरेशन के लिए। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टैटिक पाइपलाइंस इज सेवरली डिग्रेडेड when the operations change often, since this requires the pipeline to be drained and refilled each time। स्टैटिक पाइपलाइंस की जो परफॉर्मेंस रहेगी वह लगातार कम होती है जब भी हम ऑपरेशन को चेंज करते रहते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको पाइपलाइन को बार बार ड्रेन्ड करना पड़ता है और उसे प्रत्येक बार आपको रिफ़िल करना होता है। ए डायनेमिक पाइपलाइन कैन परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन एट अ टाइम। एक डायनेमिक पाइपलाइन एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है एक समय पे। टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन एन इनपुट डेटा, द डेटा मस्ट गो थ्रू ए सर्टेन सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को एक इनपुट डेटा पे परफॉर्म करने के लिए डेटा को कुछ निश्चित सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, फिगर 3.2 shows a three-stage dynamic pipeline that performs addition and multiplication on different data at the same time। एग्जाम्पल के लिए फिगर 3.2 शो करेगा एक 3 स्टेज डायनेमिक पाइपलाइन जो कि परफॉर्म करेगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तरह के डेटा पे एक ही समय पे। टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, द इनपुट डेटा मस्ट go through stages 1, 2 and 3। To perform addition, the data only need to go through stages 1 and 3। मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करने के लिए इनपुट डेटा को गुजरना होगा स्टेज 1, 2 और 3 से। एडिशन को परफॉर्म करने के लिए डेटा को गुजरना होगा सिर्फ स्टेज 1 और 3 से। Therefore, the first stage of the addition process can be performed on an input data D1 at stage 1, while at the same time the last stage of the multiplication process is performed at stage 3 on a different input data D2। इसलिए जब फर्स्ट स्टेज ऑफ एडिशन प्रोसेस परफॉर्म्ड होगा किसी भी इनपुट डेटा D1 पे, वह होगा स्टेज 1 पे, लेकिन सेम समय पे जब लास्ट स्टेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा तो वह होगा स्टेज 3 पे
और यह स्टेज 3 होगा एक डिफरेंट इनपुट डेटा D2 पे। Note that the time interval between the initiation of the inputs D1 and D2 to the pipeline should be such that they do not reach stage 3 at the same time. Otherwise, there is a collision. यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि टाइम इंटरवल D1 और D2 के इनिशिएशन के बीच पाइपलाइन में इस तरीके से होना चाहिए कि यह दोनों इनपुट D1 और D2 स्टेज 3 पे सेम समय पे ना पहुँचे। यदि ऐसा हुआ तो वहाँ पर एक कोलाइजन हो सकता है। इन जनरल, इन डायनेमिक पाइपलाइंस द मैकेनिज्म्स दैट कंट्रोल्स when data should be fed to the pipeline is much more complex than in static pipelines. सामान्य तौर पे हम यह कह सकते हैं कि डायनेमिक पाइपलाइंस में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि इस बात को कंट्रोल करता है कि जब डेटा फेड होगा पाइपलाइन में तो यह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है स्टैटिक पाइपलाइन से। जैसे कि आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं कि एक 3 स्टेज डायनेमिक पाइपलाइन प्रदर्शित किया गया है जहां पर इनपुट जुड़ा हुआ है एक लैच से। यह लैच फर्दरली कनेक्टेड है प्रोसेसिंग सर्किट से और यह प्रोसेसिंग सर्किट एक लैच के स्टेज 1 के बाद लैच से कनेक्टेड है और यही प्रोसेसिंग सर्किट स्टेज 2 के बाद जो प्रोसेसिंग सर्किट है उसके लैच से भी कनेक्टेड है। स्टेज 2 में लैच अगेन कनेक्टेड है एक प्रोसेसिंग सर्किट से और यह प्रोसेसिंग कनेक्टेड है स्टेज 3 के प्रीसीडिंग लैच से और स्टेज 3 में भी प्रोसेसिंग सर्किट का इस्तेमाल हुआ है। इससे आउटपुट प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में The process of executing an instruction involves several steps. एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, द कंट्रोल यूनिट ऑफ प्रोसेसर फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कैचे और फ्रॉम मेमोरी। सबसे पहले प्रोसेसर का जो कंट्रोल यूनिट होता है वह फैच करता है इंस्ट्रक्शन को कैचे से या फिर मेमोरी से। Then the control unit decodes the instruction to determine the types of operation to be performed. उसके बाद कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है इंस्ट्रक्शन को ताकि डिटरमाइन कर सके टाइप ऑफ ऑपरेशन जिसे परफॉर्म किया जाना है। When the operation requires operands, the control unit also determines the address of each operand and fetches them from कैचे और मेमोरी। जब ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ती है ऑपरेंड्स की तो कंट्रोल यूनिट यह भी डिटरमाइन करता है कि प्रत्येक ऑपरेंड का एड्रेस क्या है और उसे उसके बाद फैच करता है कैचे से या फिर मेमोरी से। नेक्स्ट, द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड्स एंड फाइनली द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द स्पेसिफाइड लोकेशन। नेक्स्ट में ऑपरेशन परफॉर्म्ड होता है ऑपरेंड्स पे और फाइनली रिजल्ट स्टोर्ड होता है स्पेसिफाइड लोकेशन में। एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इंक्रीजेज द परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेसर बाय ओवरलैपिंग द प्रोसेसिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इंक्रीज करता है किसी भी प्रोसेसर का परफॉर्मेंस, इसके लिए वह ओवरलैप करता है प्रोसेसिंग ऑफ सेवरल डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस। ऑफन दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेस इनटू सेवरल स्टेजेस। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेस को बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड कर देता है। एल्स शोन इन फिगर 3.3, an instruction pipeline often consists of 5 stages as follows. जैसा कि फिगर 3.3 में दर्शाया गया है कि एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन प्रायः कंसिस्ट करता है 5 स्टेजेस के,
जैसा कि नीचे बताया गया है। पहला होता है इंस्ट्रक्शन फैच। इसमें होता है रिट्राइवल ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कैचे और मेन मेमोरी। पहला स्टेज है इंस्ट्रक्शन फैच। इसमें रिट्राइव किया जाता है इंस्ट्रक्शन या तो कैचे से या फिर मेन मेमोरी से। सेकेंड स्टेज है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग आईडी। इसमें होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। सेकेंड स्टेज इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग में उस ऑपरेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसे परफॉर्म किया जाना है। थर्ड स्टेज है ऑपरेंड फैच ओ एफ, डिकोडिंग एंड रिट्राइवल ऑफ एनी रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स। थर्ड स्टेज है ऑपरेंड फैच ओ एफ, जिसमें डिकोड किया जाता है या फिर और साथ ही साथ रिट्राइव भी किया जाता है किसी रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स को। फोर्थ स्टेज है एग्जीक्यूशन ई एक्स, performing the operands on the performing the operation on the operands। फोर्थ स्टेज है एग्जीक्यूशन ई एक्स। इसमें परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। स्टेज 5 है राइट बैक डब्ल्यू बी, अपडेटिंग द डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स। स्टेज 5 है राइट बैक डब्ल्यू बी। इसमें अपडेट किया जाता है डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स को। जैसे कि आप फिगर 3.3 में देख सकते हैं, एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन की स्टेजेस को दिखाया गया है। स्टेज 1 इंस्ट्रक्शन फैच कनेक्टेड होता है एक लैच से। स्टेज 2 इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग आईडी कनेक्टेड होता है एक लैच से। स्टेज 3 ऑपरेंड फैच कनेक्टेड होता है लैच से। स्टेज 4 एग्जीक्यूशन ई एक्स कनेक्टेड होता है लैच से। स्टेज 5 राइट बैक डब्ल्यू बी, यह भी कनेक्ट होता है एक लैच से। यहाँ पर स्टेज 1 का प्रीसीडिंग लैच डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रजिस्टर कैचे एंड मेन मेमोरी से, और साथ ही साथ राइट बैक डब्ल्यू बी यह भी कनेक्टेड होता है रजिस्टर कैचे एंड मेन मेमोरी से। An instruction pipeline overlaps the process of the preceding stages for different instructions to achieve a much lower computation time on average for a series of instructions। एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन ओवरलैप करता है प्रीसीडिंग स्टेजेस के प्रोसेस को फॉर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि अचीव किया जा सके एक बहुत ही कम कंप्लीशन टाइम, जो कि एक एवरेज होता है सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए। एज एन एग्जाम्पल कंसीडर फिगर 3.4 विच शोज द एग्जीक्यूशन ऑफ 4 इंस्ट्रक्शन इन एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। जैसा कि एग्जाम्पल फिगर 3.4 में दिया गया है, जो कि शो करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ 4 इंस्ट्रक्शन इन एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल और क्लॉक पल्स इंस्ट्रक्शन I1 इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। फर्स्ट साइकिल के दौरान, या फिर जिसे क्लॉक पल्स भी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन आई फैच होता है मेमोरी से। विद इन द सेकेंड साइकिल इंस्ट्रक्शन I1 इज डिकोडेड वाइल इंस्ट्रक्शन I2 इज फेच्ड। सेकेंड साइकिल के अंतर्गत इंस्ट्रक्शन I1 डिकोडेड होता है, जबकि इंस्ट्रक्शन I2 फेच्ड होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएं। द लास्ट इंस्ट्रक्शन फिनिशेस द राइट बैक स्टेज आफ्टर द 8th क्लॉक साइकिल। लास्ट इंस्ट्रक्शन फिनिश करता है राइट बैक स्टेज को आफ्टर द 8th क्लॉक साइकिल। Therefore, it takes 80 nanoseconds ns to complete execution of all the 4 instructions when assuming the clock period to be 10 nanosecond। इसलिए यह लेता है 80 नैनोसेकेंड ताकि कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया जा सके सारे
फॉर इंस्ट्रक्शन को जब हम यह अज्यूम करते हैं कि क्लॉक पीरियड हो 10 नैनोसेकंड का। द टोटल कंप्लीशन टाइम कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड using equation 3.1, that is t pipe equal m into pipe plus n minus 1 into p is equal 5.10, 5 into 10 plus 4 minus 1 into 10 is equal 80 nanosecond. टोटल कंप्लीशन टाइम भी ऑब्टेन हो सकता है यूजिंग इक्वेशन 3.1 जो कि है टी पाइप इक्वल m इंटू पी प्लस n माइनस 1 इंटू पी। यहाँ पर तो वैल्यू होगा 5 इंटू 10 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल 80 नैनो सेकेंड। नोट दैट इन अ नॉन पाइपलाइन डिज़ाइन द कंप्लीशन टाइम विल बी मच हायर। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि एक नॉन पाइपलाइन डिज़ाइन में कंप्लीशन टाइम इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। यूजिंग इक्वेशन 3.2 टी एस ई क्यू इक्वल n इंटू एम इंटू पी इज इक्वल 4 इंटू 5 इंटू 10 इज इक्वल 200 नैनो सेकेंड। इक्वेशन 3.2 के प्रयोग से टी एस ई क्यू इज इक्वल n इंटू एम इंटू पी इज इक्वल 4 into 5 into 10 is equal 200 nanosecond. It is worth noting that a similar execution path will occur for an instruction whether a pipelined architecture is used or not. यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि एक सिमिलर एग्जीक्यूशन पाथ ऑक्योर होगा किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, भले ही एक पाइपलाइन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। A pipeline simply takes advantage of these naturally occurring stages to improve processing efficiency. एक पाइपलाइन सामान्य तौर पे यह एडवांटेज लेता है कि ये नेचुरली ऑक्यूरिंग स्टेजेस होंगे ताकि इम्प्रूव किया जा सके प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को। Henry Ford made the sum connection when he realizes that all cars were built in stages and invented the assembly line in the early 1900s. हेनरी फोर्ड ने कुछ कनेक्शंस किए, सेम कनेक्शंस को बनाया और यह रियलाइज़ किया कि यदि सारे कार्स बिल्ड होंगे स्टेजेस में, कि सारे कार्ड्स को बनाया गया था डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस में, और उन्होंने इन्वेंटेड किया था असेंबली लाइन को 1900 के दशक की शुरुआत में। सम आइडियाज़ हैव एन एंड्यूरिंग क्वालिटी एंड कैन बी अप्लाइड इन मैनी डिफरेंट वेज। कुछ आइडियाज़ में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी थी और अप्लाइड किया जा सकता है इसे बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से। इवन थॉग पाइपलाइनिंग स्पीड्स अप द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट डज पोज पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। भले ही पाइपलाइन स्पीड अप कर देगा एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को, लेकिन इससे भी बहुत सारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इम्प्रूविंग द थ्रूपुट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के बारे में। यानी कि हम यहाँ पर यह देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के थ्रूपुट को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। 3 sources of architecture problems may affect the throughput of an instruction pipeline. आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम्स के 3 सोर्सेस अफेक्ट कर सकते हैं थ्रूपुट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को। दे आर फैचिंग, बॉटलनेक एंड इशूइंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स हैं फैचिंग, बॉटलनेक और इशूइंग प्रॉब्लम्स। सम सॉल्यूशंस आर गिवन फॉर ईच। प्रत्येक प्रॉब्लम के लिए कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। द फैचिंग प्रॉब्लम, इन जनरल supplying instruction rapidly through a pipeline is costly in terms of cheap area. Fetching problem, सामान्य तौर पे इंस्ट्रक्शन को रेपिडली सप्लाई करने से थ्रू ए पाइपलाइन, जब भी हम रेपिडली सप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है चीप एरिया के टर्म्स में। बफरिंग द डेटा टू बी सेंड टू द पाइपलाइन इज़ वन
simple way of improving the overall utilization of a pipeline. यदि हम भेजे जाने वाले डेटा को बफरिंग करेंगे और बफरिंग करने के बाद उसे पाइपलाइन से सेंड करेंगे तो यह बहुत ही आसान तरीका है कि हम इम्प्रूव कर सकें ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ ए पाइपलाइन को. The utilization of a pipeline is defined as the percentage of time that the stages of the pipeline are used over a sufficiently long period of time. यूटिलाइजेशन ऑफ पाइपलाइन को डिफाइन किया जाता है एक ऐसे परसेंटेज ऑफ टाइम के तौर पे जो कि होता है स्टेजेस ऑफ द पाइपलाइन जिसे यूज्ड किया जाता है फॉर ए सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. A pipeline is utilized 100% of the time when every stage is utilized during each clock cycle. एक पाइपलाइन यूटिलाइज कहलाएगा 100% ऑफ द टाइम जब प्रत्येक स्टेज को यूटिलाइज किया गया है ड्यूरिंग ईच क्लॉक साइकिल. ओकेजनली द पाइपलाइन हैज़ टू बी ड्रेन्ड एंड रिफिल्ड. For example, whenever an interrupt or a branch occurs, बीच बीच में पाइपलाइन को ड्रेन और रिफिल करना पड़ेगा. एग्जाम्पल के लिए जब भी एक इंटरप्ट या ब्रांच ऑक्योर्स होगा तब आपको पाइपलाइन को ड्रेन या फिर रिफिल करना होगा. द टाइम स्पेंट रिफिलिंग द पाइपलाइन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हैविंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा लोडेड अहेड ऑफ टाइम इनटू वेरियस जियोग्राफिकली क्लोज बफर्स like on-chip caches for immediate transfer into the pipeline. पाइपलाइन को रिफ़िल करने में जो समय लगता है उसको कम पाइपलाइन को रिफ़िल करने में जो समय लगता है उसे कम करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस को और डेटा जो भी लोड किया जाने वाला होगा उसको पहले से एक जियोग्राफिकली क्लोज बफर्स यानी कि ऑन चिप कैचेस में रखना होगा ताकि हम तुरंत ट्रांसफ़र कर सकें उसे पाइपलाइन में. इफ़ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फॉर नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन बी फेच्ड बिफोर दे आर नीडेड एंड स्टोर्ड इन द बफर्स, द पाइपलाइन विल हैव अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विथ विच टू वर्क. यदि इंस्ट्रक्शन और डेटा नॉर्मल एग्जीक्यूशन के लिए फेस्ट किए जा रहे हैं यदि उनकी आवश्यकता से पहले और उन्हें यदि स्टोर किया जा रहा है बफर्स में तो पाइपलाइन में एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा जिस पे उसे वर्क करना है. प्री फैच एल्गोरिथम्स आर यूज्ड टू मेक श्योर पोटेंशियली नीडेड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल मोस्ट ऑफ द टाइम. प्री फैच एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है इस बात को श्योरिटी देने के लिए कि पोटेंशियली नीडेड इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम. डिलेज फ्रॉम मेमोरी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन देयर बाई बी रिड्यूस्ड इफ these algorithms are used since the time required to transfer data from main memory is far greater than the time required to transfer data from a buffer. मेमोरी एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट से जो भी डिले होगा उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं यदि ये इन एल्गोरिथम का आप इस्तेमाल करें. जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी टाइम बहुत ज़्यादा होगा यदि हम ट्रांसफ़र करें डेटा को मेन मेमोरी से उसके कंपेयर में यदि हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी बफर से तो इसमें कम समय लगेगा. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो है द बॉटल नेक प्रॉब्लम. द बॉटल नेक प्रॉब्लम रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ लोड वर्क असाइंड टू ए स्टेज इन द पाइपलाइन. बॉटल नेक प्रॉब्लम रिलेटेड होती है अमाउंट ऑफ लोड या वर्क से जो कि असाइन किया जाता है एक स्टेज को एक पाइपलाइन में. इफ़ too much work is applied to one stage, the time taken to complete an operation at that stage can become unacceptably long.
यदि बहुत ज़्यादा वर्क अप्लाइड किया जाता है किसी एक स्टेज पे, तो किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगेगा, जो कि रिलेटेड होता है कि किसी स्टेजेस से, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. दिस रिलेटिवली लॉन्ग टाइम स्पेंट बाय द इंस्ट्रक्शन at one stage will inevitably create a bottleneck in the pipeline system. यह रिलेटिवली जो लॉन्ग टाइम लगेगा या स्पेंड होगा किसी भी इंस्ट्रक्शंस के द्वारा एक स्टेज पे, वह क्रिएट करेगा एक बॉटल नेक एक पाइपलाइन सिस्टम में. इन सच अ सिस्टम इट इज़ बेटर टू रिमूव द बॉटल नेक दैट इज़ द सोर्स ऑफ कंजेशन. इस तरह के सिस्टम में यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें रिमूव करना होता है बॉटल नेक, जो कि सोर्स होता है कंजेशन का. वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू फर्दर सब डिवाइड द स्टेज. बॉटल नेक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन यह होता है कि आप स्टेजेस को और फर्दरली सब डिवाइड कर दें. Another solution is to build multiple copies of this stage into the pipeline. दूसरा सॉल्यूशन यह होता है कि जिस भी स्टेज पे बॉटल नेक हो रहा है उसकी आप मल्टीपल कॉपीज़ बना लें पाइपलाइन में. नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आ सकता है वो है द इशूइंग प्रॉब्लम. इफ़ एन इंस्ट्रक्शन इज़ अवेलेबल बट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड फॉर सम रीजंस, ए हैज़ार्ड एग्जिस्ट फॉर दैट इंस्ट्रक्शन. यदि एक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है लेकिन उसे कुछ कारणों से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, तो एक तरह का हैज़ार्ड एग्जिस्ट होता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए. दिस हैज़ार्ड्स क्रिएट इशूइंग प्रॉब्लम्स. इस तरह के हैज़ार्ड जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं इशूइंग प्रॉब्लम्स को. दे प्रिवेंट इशूइंग एन इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जीक्यूशन. इस तरह के हैज़ार्ड के क्रिएट होने से पहला तो इशूइंग प्रॉब्लम होता है. इशूइंग प्रॉब्लम होने से क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वह रुक जाता है या उसका इशू होना रुक जाता है. 3 टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स आर डिस्कस्ड हियर. 3 तरह के हैज़ार्ड्स हो सकते हैं. दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड, डेटा हैज़ार्ड एंड कंट्रोल हैज़ार्ड. उन्हें नाम दिया गया है स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड, डेटा हैज़ार्ड एंड कंट्रोल हैज़ार्ड. A structural hazard refers to a situation in which a required resource is not available or is busy for executing an instruction. एक स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड को हम रिफर्स करते हैं कि ऐसे सिचुएशन से जिसमें कि एक रिक्वायर्ड सोर्स अवेलेबल नहीं होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए, या फिर हम यह कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें रिक्वायर्ड रिसोर्स बिजी होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. ए डेटा हैज़ार्ड refers to a situation in which there exists a data dependency operand conflict with a prior instructions. एक डेटा हैज़ार्ड रिफर्स करता है कि ऐसे सिचुएशंस पे जहाँ पे एग्जिस्ट होता है एक डेटा डिपेंडेंसी या ऑपरेंड कॉन्फ्लिक्ट एक प्रायर इंस्ट्रक्शन के साथ. A control hazard refers to a situation in which an instruction such as branch causes a change in the program flow. एक कंट्रोल हैज़ार्ड रिफर्स करता है एक ऐसे सिचुएशंस पे जिसमें कि एक इंस्ट्रक्शंस जैसे कि ब्रांच कॉजेस करता है एक चेंज इन द प्रोग्राम फ्लो. अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड के बारे में. A structural hazard occurs as a result of resource conflicting between instruction. एक स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड तब उत्पन्न होता है जब रिजल्ट ऑफ रिसोर्स इंस्ट्रक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होता है. वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल हैज़ार्ड दैट में occurs is due to the design of execution units.
एक तरह का स्ट्रक्चर हैजार्ड ऑक्योर हो सकता है एग्जीक्यूशन यूनिट्स के डिज़ाइन के कारण। If an execution unit that requires more than one clock cycle, such as multiply, is not fully pipelined or is not replicated, then a sequence of instructions that uses the unit cannot be subsequently one per clock cycle issued for execution. यदि एक एग्जीक्यूशन यूनिट जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल चाहिए होता है, जैसे कि मल्टीप्लाई, मान लीजिए वह फुली पाइपलाइन नहीं है या फिर रेप्लिकेटेड नहीं है, तब एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे यूनिट इस्तेमाल करेगा वह वन पर क्लॉक साइकिल नहीं होगा एग्जीक्यूशन के लिए। Replicating and or pipelining execution unit increases the number of instructions that can be issued simultaneously. रेप्लिकेट करना और पाइपलाइन करना एग्जीक्यूशन यूनिट्स को इंक्रीज करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि इश्यूड हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। Another type of structural hazard that may occur is due to the design of register files. दूसरे तरह का स्ट्रक्चरल हैजार्ड ऑक्योर्स हो सकता है रजिस्टर फाइल्स के डिज़ाइन के कारण। इफ़ ए रजिस्टर फाइल डज नॉट हैव मल्टीपल राइट रीड पोर्ट्स, मल्टीपल राइट्स रीड्स टू फ्रॉम रजिस्टर्स कैन नॉट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। यदि रजिस्टर फाइल में मल्टीपल रीड राइट पोर्ट्स नहीं हैं तो मल्टीपल रीड राइट्स रजिस्टर्स तक के लिए परफॉर्म नहीं हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सर्टन सिचुएशंस द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन माइट वांट टू परफॉर्म 2 रजिस्टर राइट्स इन अ क्लॉक साइकिल. This may not be possible when the register file has only one write port. एग्जाम्पल के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियों में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन मान लीजिए परफॉर्म करना चाहता है 2 रजिस्टर राइट्स एक क्लॉक साइकिल में. यह पॉसिबल नहीं होगा जब रजिस्टर फाइल में सिर्फ एक राइट पोर्ट होगा. द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल हैजार्ड can be reduced fairly simply by implementing multiple execution units and using register files with multiple input-output ports. किसी भी स्ट्रक्चरल हैजार्ड के इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है बहुत आसानी से. इसके लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे मल्टीपल एग्जीक्यूशन यूनिट्स और यूज़ करेंगे रजिस्टर फाइल्स मल्टीपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के साथ. Data hazards. In a non-pipeline processor, the instructions are executed one by one, and the execution of an instruction is completed before the next instruction is started. एक नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं और किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के स्टार्ट होने के पहले. इन दिस वे द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर एज द प्रोग्राम. इस तरीके से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है इन द सेम ऑर्डर एज द प्रोग्राम. हाउएवर दिस मे नॉट बी ट्रू इन अ पाइपलाइन प्रोसेसर वेयर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन आर ओवरलैप्ड. फिर भी यह ट्रू नहीं होता है एक नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर में जहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ओवरलैप्ड होते हैं. एन इंस्ट्रक्शन मे बी स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड बिफोर द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. एक इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो सकता है और कंप्लीट हो सकता है प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने के पहले. द डेटा हैजार्ड, which is also referred to as the dependency problems, comes about as a result of overlapping or changing the order of the execution of data dependent instructions. डेटा हैजार्ड जिसे डेटा डिपेंडेंसी प्रॉब्लम के तौर पे भी रिफर्ड किया जाता है वह होता है अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग.
या फिर चेंजिंग किया जाता है ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन. For example, in figure 3.5 instruction I2 has a data dependency on I1 because it uses the result of I1 is that the contents of register R2 as input data. एग्जाम्पल के लिए फिगर 3.5 में इंस्ट्रक्शन I2 में एक डेटा डिपेंडेंसी है I1 की. I2 में एक डेटा डिपेंडेंसी किस पे? I1 पे, क्योंकि यह यूज़ करेगा रिजल्ट ऑफ I1 को, यानी कि कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R2 को एज अ इनपुट डेटा इस्तेमाल करेगा. कौन इस्तेमाल करेगा? I2. I2 का जो रिज़ल्ट आया है R2 में, I1 का रिजल्ट क्या है? R2. तो I2 क्या कर रहा है? अपने इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए R2 के कंटेंट को इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि I2 किस पे डिपेंडेंट है? I1 पे डिपेंडेंट है. If the instruction were sent to a pipeline in the normal manner, I2 would be in the OF stage before I1 passed through the WB stage. यदि इंस्ट्रक्शन भेजे जाएंगे पाइपलाइन में एक नॉर्मल मैनर में, तो I2 होगा ऑफ स्टेज में I1 के WP स्टेजेस के पास होने के पहले. This would result in using the old contents of R2 for computing a new value of R file, leading to an invalid results. इससे क्या होगा कि हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा उसमें यूज़ होगा ओल्ड कंटेंट्स ऑफ R2. ओल्ड कंटेंट्स ऑफ R2 का इस्तेमाल होगा, जिससे कैलकुलेट किया जाएगा न्यू वैल्यू ऑफ R5, जिससे हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हो सकता है कि इनवैलिड रिज़ल्ट हो. To have a valid result, I2 must not enter the OF stage until I1 has passed through the VB stage. एक वैलिड रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए I2 को तब तक एंटर नहीं करना है ऑफ स्टेज पे जब तक I1 पास नहीं हो जाए WB स्टेज तक. In this way, as in shown in figure 3.6, the execution of I2 will be delayed for 2 clock cycles. जैसा इसके लिए फिगर 3.6 में दिया गया है कि एग्जीक्यूशन ऑफ I2 डिलेड होना चाहिए 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए. इन अदर वर्ड्स, इंस्ट्रक्शन I2 इज सेट टू बी स्टॉल्ड फॉर 2 क्लॉक साइकिल. दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इंस्ट्रक्शन I2 स्टॉल्ड होना चाहिए 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए. ऑफन व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज स्टॉल्ड, द instruction that are positions after the stalled instructions will also be stalled. प्राय जब भी एक इंस्ट्रक्शन स्टाल्ड किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन जो कि पोजिशनड होते हैं स्टाल्ड इंस्ट्रक्शन के बाद वो ऑटोमेटिकली स्टाल्ड हो जाते हैं. हाउएवर द इंस्ट्रक्शंस बिफोर द स्टाल्ड इंस्ट्रक्शन कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, यानी कि स्टाल्ड इंस्ट्रक्शन के पहले जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में गए हुए होते हैं वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं. The delaying of execution can be accomplished in 2 ways. एग्जीक्यूशन के डिले को 2 तरीके से accomplished किया जा सकता है. One way is to delay the off or if stages of I2 for 2 clock cycle. पहला तरीका ये होता है कि हम डिले करें ऑफ या फिर if stages of I2 2 क्लॉक साइकिल्स के लिए. To insert a delay, an extra hardware component called a pipeline interlock can be added to the pipeline. एक डिले को इंसर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर कंपोनेंट जिसे कहा जाता है पाइपलाइन इंटरलॉक, उसे एडिट किया जा सकता है पाइपलाइन में. ए पाइपलाइन इंटरलॉक डिटेक्ट्स द डिपेंडेंसी एंड डिलेज द डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस until the conflict is resolved. एक पाइपलाइन इंटरलॉक डिटेक्ट्स करेगा डिपेंडेंसी को और डिले करेगा डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन को जब तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो जाता. Another way is to let the compiler solve the problem. दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम कंपाइलर को इस डिपेंडेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
दे दें। ड्यूरिंग कंपाइलेशन द कंपाइलर डिटेक्ट्स द डिपेंडेंसी बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। तो कंपाइलर इस काम को कैसे करेगा कि कंपाइलर डिटेक्ट करेगा डिपेंडेंसी डाटा इंस्ट्रक्शन के बीच में कंपाइलेशन के दौरान। इट देन रीअरेंजेस दीज इंस्ट्रक्शंस सो दैट डिपेंडेंसी इज नॉट हैजर्डस टू द सिस्टम। इसके बाद कंपाइलर जब भी डेटा और इंस्ट्रक्शन के बीच में डिपेंडेंसी को डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद वह इंस्ट्रक्शन को इस तरीके से अरेंज करेगा कि डिपेंडेंसी सिस्टम के लिए हानिकारक ना हो। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीअरेंज द इंस्ट्रक्शन, NOP नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस आर इंसर्टेड टू क्रिएट डिलेस। यदि यह पॉसिबल नहीं है कि हम इंस्ट्रक्शंस को रीअरेंज कर सकें, तो NOP नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन इंसर्टेड होगा ताकि डिले को क्रिएट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द 4 इंस्ट्रक्शन इन फिगर 3.7। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम कंसीडर करते हैं 4 इंस्ट्रक्शन फिगर 3.7 में। These instructions may be reordered so that I3 and I4, which are not dependent on I1 and I2, are inserted between I1 and I2। ये इंस्ट्रक्शन को रीऑर्डर किया जा सकता है इस तरीके से कि I3 और I4 जो कि डिपेंडेंट नहीं हुए I1 और I2 पे, वह इंसर्टेड होंगे बिटवीन I1 एंड I2। In the previous type of data hazard, an instruction uses the result of a previous instruction as input data. In addition to previous तरह के data hazard में एक instruction use करता था किसी भी previous instruction का result as input data. In addition to this type of data hazard, other types may occur in design that allow concurrent executions of instructions। इसके अलावा इस तरह के डेटा हैजार्ड के होने के अलावा कुछ अदर तरह के डेटा हैजार्ड भी डिज़ाइंस में हो सकते हैं, जिससे कि अलाउ होता है कॉन्क्यूरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नोट दैट टाइप ऑफ पाइपलाइन डिज़ाइन कंसीडर्ड सो फार रिजर्व्स द एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन दिस प्रोग्राम। यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि टाइप ऑफ पाइपलाइन डिज़ाइन जो अभी तक कंसीडर किया गया है वह प्रिजर्व करता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। Later in this section, we will consider architectures that allow concurrent execution of independent instruction। इस सेक्शन में बाद में हम यह देखेंगे कि हम ऐसे आर्किटेक्चर्स को कंसिडर करने जा रहे हैं जिसमें अलाउ होगा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन। देयर आर 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ डेटा हैजार्ड। 3 तरह के डेटा हैजार्ड के टाइप्स हो सकते हैं। RAW रीड आफ्टर राइट, WAR राइट आफ्टर रीड एंड WAW राइट आफ्टर राइट। 3 तरह के डेटा हैजार्ड्स हो सकते हैं। RAW रीड आफ्टर राइट, WAR राइट आफ्टर राइट और WAW राइट आफ्टर राइट। The hazard names denotes the execution ordering of the instruction that must be maintained to produce a valid result. Otherwise, an invalid result might occur. हैजार्ड नेम से यह पता चलता है कि एग्जीक्यूशन का ऑर्डर इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होगा जिसे मेंटेन किया जाना है ताकि आप एक वैलिड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक इनवैलिड रिजल्ट हो सकता है। ईच ऑफ दीज हैजार्ड्स इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग डिस्कशन। प्रत्येक हैजार्ड्स को फॉलोइंग डिस्कशन में एक्सप्लेन किया जा रहा है। In each explanation, it is assumed that there are 2 instructions I1 and I2 should be executed after I1.
प्रत्येक एक्सप्लेनेशन में यह एज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शन I1 और I2 हैं और I2 को एग्जीक्यूट किया जाना है I1 के बाद। RAW. This type of data hazard was discussed previously. It refers to the situation in which I2 reads a data source before I1 writes to it. RAW. इस तरह के डेटा हैजार्ड के बारे में प्रीवियसली डिस्कस किया गया था। यह रिफ़र करता है एक ऐसे सिचुएशंस को जिसमें I2 रीड करता है एक डेटा सोर्स को I1 के राइट करने से पहले। दिस में प्रोड्यूस एन इनवैलिड रिजल्ट सिंस द रीड मस्ट बी परफॉर्म्ड आफ्टर द राइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए वैलिड रिजल्ट। जैसे कि RAW रीड आफ्टर राइट के बारे में हमने कहा कि इस तरह के डेटा हैजार्ड को प्रीवियसली डिस्कस किया गया था। यह रिफ़र करता था एक ऐसे सिचुएशन से जिसमें I2 रीड्स करता है एक डेटा सोर्स को I1 के राइट करने से पहले। इससे एक इनवैलिड रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि रीड परफॉर्म्ड होना चाहिए आफ्टर द राइट ताकि हमें एक वैलिड रिज़ल्ट मिल सके। For example, in the sequence, an invalid result may be produced if I2 reads R2 before I writes to it. उदाहरण के तौर पे दिए गए सीक्वेंस में एक इनवैलिड रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है यदि I2 रीड करेगा R2 को बिफोर I1 राइट्स टू इट। नेक्स्ट है WAR यानी कि राइट आफ्टर रीड। WAR. This refers to the situation in which I2 writes to a location before I reads to it. For example, in the sequence, an invalid result may be produced if I2 writes to R4 before I reads to it. That is the instruction I1 might use the wrong value of R4. WAR यह रिफ़र करता है ऐसे सिचुएशन को जिसमें I2 राइट्स करता है एक लोकेशन को I1 के रीड करने से पहले। एग्जाम्पल के लिए दिए गए सीक्वेंस में एक इनवैलिड रिजल्ट प्रोड्यूस हो सकता है यदि I2 राइट करेगा R4 पे I1 के रीड करने से पहले। इसलिए इंस्ट्रक्शन I1 को इसलिए ऐसा हो सकता है कि I1 शायद R4 के रॉन्ग वैल्यू को इस्तेमाल कर ले। नेक्स्ट है WAW यानी कि राइट आफ्टर राइट। दिस रिफर्स टू द सिचुएशन इन विच I2 writes to a location before I1 writes to it. For example, in the sequence, the value of R2 is recomputed by I2. If the order of execution were reversed, that is I2 writes to R2 before I1 writes to it, an invalid value for R2 might be produced. WAW यह रिफ़र करता है एक ऐसे सिचुएशंस पे जिसमें I2 राइट्स करता है एक लोकेशन को बिफोर I1 राइट टू इट। एग्जांपल के लिए दिए गए सीक्वेंस में वैल्यू ऑफ R2 रिकम्प्यूटेड होगा बाय I2 यदि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रिवर्स्ड हो जाएगा यानी कि I2 राइट्स करेगा R2 को बिफोर I1 राइट्स टू इट तो एक इनवैलिड वैल्यू फॉर R2 प्रोड्यूस हो सकता है। नोट दैट WAR and WAW type of hazards cannot happen when the order of completion of instruction execution in the program is preserved. यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि WAR और WAW टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स नहीं हो सकता है जब ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम प्रिजर्व्ड होगा। फिर भी one way to enhance the architecture of an instruction pipeline is to increase concurrent execution of the instruction by dispatching several independent instructions to different functional units such as adders, subtractors, multipliers and dividers. फिर भी एक तरीका है कि आप इन्हेंस कर सकें आर्किटेक्चर ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इसके लिए हमें इंक्रीज करना होगा कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जिसके लिए हमें डिस्पैच करना होगा बहुत सारे सेवरल
इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स के लिए, जैसे कि एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लायर्स और डिवाइडर्स। दैट इज द इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड आउट ऑफ ऑर्डर एंड सो देयर एग्जीक्यूशन मे बी completed आउट ऑफ ऑर्डर टू। इसलिए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूटेड किया जा सकता है आउट ऑफ ऑर्डर, और उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हो सकता है आउट ऑफ ऑर्डर में भी। Hence, in such architectures, all types of data hazards are possible. इसलिए इस तरह की आर्किटेक्चर्स में सभी तरह के डेटा हैजार्ड्स पॉसिबल हैं। इन टूडेज आर्किटेक्चर द डिपेंडेंसी बिटवीन इंस्ट्रक्शंस आर चेक्ड statically by the compiler and or dynamically by the hardware at runtime। वर्तमान समय के आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन के बीच में जो भी डिपेंडेंसी होती है उन्हें चेक किया जाता है स्टैटिकली बाय द कंपाइलर या फिर डायनेमिकली बाय द हार्डवेयर एट रन टाइम। दिस प्रिजर्व्स द एग्जीक्यूशन ऑर्डर फॉर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस विच इंश्योर वैलिड रिजल्ट्स। यह प्रिजर्व करता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर फॉर डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन जिससे इंश्योर होगा वैलिड रिजल्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।